दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्णों के अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, इसके प्रकारों को आप जानेंगे। इसके अलावा महाप्राण अल्प प्राण ट्रिक्स से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाप्राण और अल्प प्राण के क्वेश्चंस आंसर को हल करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित ऑफलाइन वीडियोस, कुछ लाइव क्लासेस मिलती हैं। संस्कृत व्याकरण का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, इसमें ये 5वां लेक्चर होगा आई थिंक। तो इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे हमने दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपका वीडियो का टाइटल है, जहाँ पे वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है वहीं पे एक नीले कलर से लिख करके आ रहा होगा संस्कृत व्याकरण क्रैश कोर्स। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियोस खुल जाएंगी, एक एक करके आप देख लीजिए और नोट्स को बनाइए। शुरू करते हैं। प्रयत्न की अगर हम बात करें तो प्रयत्न होता क्या है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न अगर आपसे पूछे कितने प्रकार का होता है तो ये 5 प्रकार का। बाह्य प्रयत्न अगर आपसे पूछे कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। डिटेल आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक सूत्र आपके सामने लिखा है, यत्नो द्विधा अभ्यंतरो ब्रह्माश्च, अर्थात अभ्यंतर का मतलब क्या है, भीतर। भीतर कहा जाए या अंदर कहा जाए, बात एक ही है। अभ्यंतर का मतलब ये होता है कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो आपके मुख के अंदर जो चेष्टा होती है, कुछ ना कुछ जो क्रिया होती है, वही होता है अभ्यंतर प्रयत्न। कितने प्रकार का, तो हमने आपको पहले ही बताया 5 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, तो स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और सम्रत, ये 5 प्रकार हमने आपको बताए। स्पष्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इनकी संख्या कितनी है, 25। कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें स्पर्श वर्ण आते हैं, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। सूत्र कहा गया है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो जीभ होती है, जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा गया। संख्या ध्यान रखिएगा 25। बात करें अगर हम ईषद स्पष्ट की, तो ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा स्पष्ट, अर्थात थोड़ा सा छुआ गया। इसमें क्या होता है, जिह्वा जो है बहुत ही ना के बराबर थोड़ा सा स्पर्श करती है। आप बोल करके देखिए, या तो जीवा बहुत नाम मात्र के लिए स्पर्श करती है। इसमें आ जाते हैं अंतस्थ वर्ण, जिनको हम यण कहते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, य व राला। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि य व राला किसके अंतर्गत आते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, तो आप क्या लगाएंगे, अभ्यंतर प्रयत्न। अगर आपका अंदर से ऑप्शन दे दे, डीपली दे दे, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट करके ऑप्शन दे दे, तो आप ईषद स्पष्ट ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत य व राला आते हैं। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, अर्थात इसके उच्चारण में क्या है, मुख खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या हमने आपको कितनी बताई थी, तो स्वरों की संख्या होती है 9। कौन कौन से स्वर होते हैं, आपके सामने लिखे हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है, व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ईषद विवृत की अगर हम बात करें तो ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है। ईषद का अर्थ क्या है, थोड़ा। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, अर्थात जीभ को जिसमें कम उठाना पड़े। जैसे आप बोलेंगे सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण, इनको कहा जाता है श श श ह। ये ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सम्रत का मतलब होता है ढका हुआ या बंद। इसमें क्या है, वायु का मार्ग बंद रहता है, अर्थात प्रयोग करने की अवस्था में उच्चारण स्थान में ह्रस्व आ का प्रयत्न सम्रत होता है, ठीक है। उच्चारण अवस्था में क्या रहता है, आ, तो सम्रत रहता है। अगर प्रयोग अवस्था में पूछा जाए तो यहाँ पे अगली बात कही गई है कि प्रयोग अवस्था में आ का जो होता है वो क्या होता है, विवृत ही रहेगा, स्वर के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आपकी उच्चारण की अवस्था में पूछा जाए तो आ को सम्रत के अंतर्गत रखा गया है। वैसे आपने क्या पढ़ा है, वैसे आपने पढ़ा है कि सभी स्वर जो है विवृत में आते हैं, है ना। बट आ जो है, जब आ की बात आ जाती है, छोटे आ की, तो इसको जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, उच्चारण अवस्था में सम्रत के अंतर्गत। प्रयोग अवस्था में किसके अंतर्गत, तो प्रयोग अवस्था में ये विवृत ही रहेगा। ये ध्यान रखना है अंतर को, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 11 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न का मतलब क्या है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संचार, श्वास, नाद, घोष होगा यहाँ पे, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दिखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, कैसे याद करेंगे, 11 सिंपल सा है, सीरियल से याद करिए। विवार, संचार, बोलिए हमारे साथ, विवार, संचार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष,
अल्प प्राण महाप्राण 4 तो आपको ऐसे याद हो गए। उदात्त अनुदात्त जस्ट अपोजिट आपको लग रहा होगा पढ़ने में कि अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त, घोष अघोष, 6 याद हो गए कि नहीं। लास्ट में स्वरित रहेगा, शुरुआत में क्या रहेगा, विवार और संचार, श्वास और नाद। ऐसे आपको 11 याद करने हैं। विवास की बात करें अगर हम, विवार, अगर विवार की हम बात करें, इनके अंतर्गत आते हैं अघोष वाले, तो इसके अंतर्गत खर प्रत्याहार आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रत्याहार वाला वीडियो देखना चाहिए, इसीलिए हमने पहले प्रत्याहार पढ़ा दिया है। सूत्र कहा जा रहा है खरो विवारा श्वासा अघोष श्वास, विवार श्वास अघोषा खरा, मतलब खर वाले जो है, खर के अंतर्गत ये आ रहे हैं खफ छ ठत चट कप श तो ये आ जाएंगे। श हा नहीं आएगा इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे उनका वाह प्रयत्न विवार होगा, श्वास और अघोष होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। संबार नाद घोष की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हर्ष प्रत्याहार वाले वर्ण। ठीक है, हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करें अल्प प्राण की, इसको हम ट्रिक से आपको बता देंगे, कभी नहीं भूलेगा। अल्प का मतलब क्या होता है, कम या थोड़ा। प्राण का मतलब होता है वायु, है ना, जब कहते हैं नहीं प्राण वायु या प्राण निकल गए, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो मतलब ये है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखना है, 1 3 5 135, अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ग कौन से, जो आपने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग ये आपने पढ़े। इसके पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। साथ ही साथ इनका क्या है, प्रयत्न क्या होगा, तो वाह प्रयत्न के अंतर्गत ये आएंगे, पहला, तीसरा, 5वां। सूत्र कह रहा है वर्गाणाम प्रथम तृतीयम पंचमा यड़श्च, और साथ ही साथ आपको यड़ भी ध्यान रखना है, यड़ प्रत्याहार भी ध्यान रखना है। यड़ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो य व राला, मतलब पहला, तीसरा, 5वां और य व राला, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। महाप्राण की बात करें अगर हम, उससे पहले आप जान लीजिए कि अल्प प्राण कुल कितने होंगे, तो 19 व्यंजन जो है इनका वाह प्रयत्न अल्प प्राण होगा। पहला, तीसरा, तो पहले में का आ रहा है, यहाँ पे टा आ रहा है, पा आ रहा है, चा आ रहा है, टा आ रहा है, या आ रहा है, पहला अक्षर। तीसरे में गा आ रहा है। इस तरीके से पहला, तीसरा, 5वां यहाँ पे लिखा गया है हर वर्ग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, कैसे भी दबाइए हमें नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस भी कराएंगे हम आपको। हाँ, 40 प्रश्न आपको कराया जाएगा थ्योरी के साथ साथ। महाप्राण की अगर हम बात करें तो महा का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अर्थात बोलने के लिए ज़्यादा वायु खर्च हो, ज़्यादा वायु लगे, उसको कहते हैं महाप्राण। इसकी ट्रिक क्या है, तो 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी सलश्च महाप्राणम, साथ ही साथ इसमें सल प्रत्याहार के 4 वर्ण ये भी आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से, सा श श हा, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 14, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, तो कितने हो गए, ये हो गए 6 6 12, और 12 के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये भी तो जोड़ना है, श श श हा, सॉरी सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2 4 6 8 10 और 4 14, तो कुल कितने हो गए, 14 महाप्राण। ठीक है, आगे इसकी बात हम बात करेंगे बाद में, पहले आपको चीज़ों को और देखें। उदात्त क्या होता है, उदात्त क्या होता है, ये जो 11 प्रकार आपने पढ़े हैं ना इसके अंतर्गत, वहीं पे हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था अल्प प्राण महाप्राण आपने पढ़ लिया। ठीक है, उदात्त और अनुदात्त इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है। तो उदात्त किसे कहेंगे हम, देखते हैं यहाँ पे, उदात्त किसको कहेंगे, मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है, इसमें ऊर्ध्व भाग से जो बोले जाने वाले अच होंगे उनकी संज्ञा क्या होगी, तो उदात्त होगी। ध्यान रखिएगा, ये अनुदात्त लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अंतर कितना है, यहाँ पे ऊर्ध्व भाग कहा जा रहा है, जो ऊर्ध्व भाग से बोले जाएं वो उदात्त, और जो निम्न भाग से जो बोले जाएं, यानी अधो भाग से जो बोले जाएं, निचले वाले भाग से जो बोले जाएं, उनकी अनुदात्त संज्ञा होगी। इतना अंतर आपको ध्यान रखना है। स्वरित की बात करें तो सूत्र कहा गया है समाहार स्वरिता, अर्थात जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार हो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, तो वहां पे अच की स्वरित संज्ञा होगी। जहां पे उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार हो वहां पे अच की स्वरित संज्ञा होगी। ये क्या है, स्वरित, लास्ट वाला जो वाह प्रयत्न का 11वां जो प्रकार है वो है स्वरित। तो उदात्त अनुदात्त आपने पढ़ लिया, स्वरित पढ़ लिया, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम बात करें, किसी भी वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होगा। यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है
तो संवारनाद घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। और यदि खर प्रत्याहार का है तो विवार श्वास अघोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। अब आपके इसके हम 40 प्रश्न कराते हैं और देखिए आपने कितना थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है। पहला प्रश्न आपके सामने, बाकी हमने आपको द्वितीय तृतीय आपको बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। महाप्राण में आपका आ जाएगा दूसरा चौथा, अल्प प्राण में आपका आ जाएगा 1 3 और 5। उदात्त अनुदात की बात करें तो यहाँ पे आ ई ऊ, इसको आप क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्गों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, विवृत कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? शुरुआत में ही बताया, प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ध्यान रखिएगा, प्रयत्न आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रत्यय नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन जब आए पेपर में ढंग से पढ़िएगा, ऐसा ना हो आपसे प्रयत्न के प्रकार पूछें और आप प्रत्यय के प्रकार का आंसर टिक कर दें। आभ्यंतर एवं बाह्य आभ्यंतर एवं बाह्य ये किसके भेद हैं? तो ये प्रयत्नों के भेद हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न क्या है? तो मुख के पूर्व मुख के भीतर कही जा रही, भीतर मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। तो 4 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आभ्यंतर पद का अर्थ क्या है? अंदर, भीतर, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आभ्यंतर पद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे अंदर और भीतर एक ही बात है, तो पर्यायवाची शब्द है, तो सी ऑप्शन सही होगा। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद बताए गए? तो हमने आपको बताया कि प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का, बाह्य होता है 11 प्रकार का। तो यहाँ पे आभ्यंतर पूछ रहा है, सिंपल सी बात, 5 प्रकार का लगा देंगे। क्यों डरते हैं आप संस्कृत से? खा जाएगी क्या आपको? अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, 1-2 बार पढ़िए, आ जाएगी आपको संस्कृत। निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। तो 5 हमने आपको बताए थे, कौन कौन से? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत ईषद विवृत और समृत। देख लीजिए कौन सा नहीं है, नाद नहीं है, बाकी सारे हैं। तो 7 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? अभी अभी बताया, स्पष्ट ईषद स्पष्ट विवृत सारे हैं यहाँ पे, तो आंसर जाएगा डी के साथ। का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे? तो का से माँ हमने आपको बताया स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या 25 है, ये स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे। 9 का पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे, ईषद स्पष्ट में ईषद का अर्थ क्या है? ईषद का मतलब क्या होता है? प्रश्न संख्या 10। वही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। ईषद का मतलब होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? या व रा किसके अंतर्गत आएंगे ये? क्वेश्चन नंबर 11 ये आ जाएंगे आपके ईषद स्पष्ट के अंतर्गत। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? तो स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? समृत, विवृत, स्पष्ट, ईषद, विवृत। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, तो ये आते हैं आपके विवृत के अंतर्गत। 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, विवृत का अर्थ क्या होता है? बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। तो ये तो होगा नहीं। विवृत का मतलब होता है कि खुला हुआ, तो बी आंसर इसका सही जाएगा। पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं क्या आप लोग? पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा पीडीएफ इसको शेयर कर दिया जाएगा। ऊष्म व्यंजन श श शाह, इनका वाह प्रयत्न क्या होगा? तो ये किसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाए हैं? ये होते हैं ईषद विवृत के अंतर्गत। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हरस्व अवर्णस्य प्रयोगे डैश डैश डैश। तो हरस्व अवर्णस्य प्रयोगे, एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, हरस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रयोग दशा में समृत प्रयत्न क्या है? प्रयोग दशा में पूछ रहा है या प्रयोगावस्था कह दे, तो ये हरस्व आ का आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण अवस्था में हरस्व आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो उच्चारण अवस्था में क्या होगा बताइए? उच्चारण अवस्था में जस्ट अभी हमने आपको बताया समृत होगा। पिछले ही क्वेश्चन में देख लीजिए ना, प्रयोग दशा कहे या 1 मिनट, हाँ प्रयोग दशा कहे या प्रयोग अवस्था कहे, बात तो एक ही होगी ना। तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये आपका जाएगा किसके अंतर्गत? ये समृत के अंतर्गत। वैसे अगर आप सभी स्वरों की बात करें तो वो किसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया है? अभी हमने आपको पढ़ाया सभी स्वरों की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया है वो किसके अंतर्गत, आप एक बार देखिए, अंतर को आप समझिए। इसीलिए हमने हाईलाइट करके आपको बताया भी था कि ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ से प्रश्न आता है और गलत भी हो जाता है लोगों का। ठीक है, देखिए कहा क्या जा रहा है, समृत में आएगा ये हरस्व आ, वरना किसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, तो सभी स्वर आते हैं विव्रत में। अंतर समझ पाए आप? तो यहाँ पे आंसर जाएगा किसके साथ, समृत के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का समूह क्या है? तो सीक्वेंस में याद करिए, स्पष्ट, इसद स्पष्ट, विव्रत, इसद विव्रत और समृत। तो बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। अनुदात तो ये तो आपने बाह्य प्रयत्न में पढ़े हैं ना, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ईषद विवृष्ट के वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 19। यड़ प्रत्याहार वाले हमने आपको बताया था, यह वाला। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो इन्होंने 4 बताए हैं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ये नया प्रश्न आपके लिए। मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसमें कौन से प्रयत्न होते हैं? तो मुख से बाहर निकलेगा तो वाह्य प्रयत्न हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, वाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होगा? तो अभी बताया वाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने, तो ये होगा 11 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाह्य प्रयत्नों का समूह कौन सा है? वाह्य प्रयत्नों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा सभी आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, हस प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा यहाँ पे। तो इसका क्या होगा? हर्ष प्रत्याहार का संवार, नाद और घोष। अगला प्रश्न यहाँ पे, महाप्राण वर्गों की संख्या कितनी है? तो महा मतलब अब ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको संख्या ध्यान रखनी है। 14 हमने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर क्या जाएगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा, और साथ ही साथ कौन सी 4 और इसमें जोड़ लीजिए। तो हमने 10 और 4 14 आपको जोड़ करके बताया था। 26 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अल्प प्राण वर्गों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण होते हैं 19। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पहला, तीसरा और 5वां और 4 आप इसमें और जोड़ लीजिए, य वरल। वर्गों के प्रथम, तीसरे और 5वें वर्ण और यड़, ये दुनिया किसके अंतर्गत आती हैं? अभी बताया हमने आपको। तो 28 के लिए आंसर जाएगा अल्प प्राण के अंतर्गत। पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और शल, श हा, तो द्वितीय, दूसरा, चौथा किस में जाता है? ये आपका जाता है महाप्राण में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न देखिएगा, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। कम, अल्प मतलब कम, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 32 आउट ऑफ सिलेबस है। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिएगा। 34वां प्रश्न है, मुख के भीतर को कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है, इसमें ऊर्ध भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा क्या होगी? हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया। ऊर्ध भाग आपको ध्यान रखना है और निम्न भाग ध्यान रखा है। तो जो ऊर्ध भाग होगा उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? हम उदात्त कहेंगे। और जो निम्न भाग होगा, अगला प्रश्न वही है आपसे, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के लिए निम्न भाग से उच्चरित की संज्ञा क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? अनुदात्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की संज्ञा क्या होगी? तो उसकी संज्ञा हमने क्या बताई थी आपको, याद करिए। सबसे लास्ट वाला जो है 11वां पॉइंट, तो स्वरित इसको कहेंगे हम। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे वाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती। तो वाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 41 आपके सामने एक अलग ही ऑप्शन दिख रहा होगा, समृद्ध, क्योंकि ये अभ्यंतर प्रयत्न में आता है। ठीक है। अगला देखिए, इसत स्पष्ट प्रयत्न है किसका? स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थ व्यंजनों का, ऊष्म व्यंजनों का, या फिर ऊष्म वर्णों का, या फिर सुरों का। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये जाएगा आंसर नंबर बी के साथ। तो ये जो कुछ प्रश्न हमने आपको कराए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कितने आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ही जान बसती है हर यूट्यूबर की, हर टीचर की। तो कमेंट जरूर किया करें किसी का भी वीडियो देखें। लाइक तो आप कर ही देते हैं, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट का लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ पिछले पार्ट के भी लिंक यहाँ पे आ रहे होंगे। उस वीडियो को जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। धन्यवाद।